चलिए हम ये लेक्चर हमने शुरू किया था प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, तो पता नहीं आप याद है नहीं है, तो बहरहाल इसको हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। और बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर थोड़ा सा बस ये पूछना है कि असाइनमेंट्स में कोई चैलेंज आ रहा है, कोई चीज़ है तो उसको जमा करना शुरू कर दीजिए। और प्रॉब्ली वो करने के लिए अगर आपको लेक्चर पढ़ने पड़े तो पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ी सी पढ़ेंगे और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉब्ली दिस वीक पढ़ेंगे। चलिए, ये जो आपको किताब दी गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसका चैप्टर 22 है, उसमें से ये दी गई है। तो रिस्क मैनेजमेंट कवर करेंगे, पीपल्स मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले कि सॉरी 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 ठीक है क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लें, फिर हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है। तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी से कर रहे हैं या वाटरफॉल से कर रहे हैं, तो आप ये मेथडोलॉजी आपकी रिक्वायरमेंट लेंगे, डिज़ाइन करेंगे, कोड करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट लेने जाएंगे तो फिर आप जाहिर सी बात है प्लान करेंगे कि कब मीटिंग करनी है और किससे मीटिंग करनी है और कब करनी है। तो वो प्लान होगी, उसके बाद डिज़ाइन कौन बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, कोडिंग कितने लोग करेंगे, कब तक करेंगे। तो यू हैव टू हैव अ प्लान, ठीक है। यू हैव टू हैव अ प्लान के इस तारीख को शुरू होगा और इस तारीख को फलानी चीज़ खत्म होगी। और उसके ऊपर जो आपको तीन चीज़ें नजर आ रही हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अम्ब्रेला का मतलब है ये पैरेलल चलती रहती है, आप किसी भी स्टेज में हो, ये पैरेलल चलती रहती है। ठीक है ना। यानी अगर आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपको सुपरवाइज करेगा, कोई चैलेंज आए, कोई आदमी नहीं मिल रहा है तो वो करेगा। इसी तरह से डिजाइनिंग एंड कोडिंग अगर हो रही है तो प्रोजेक्ट मैनेजर चीजें इनपुट लेता रहेगा, सुपरवाइज करेगा, मेक श्योर करेगा कि चीजें अपने हिसाब से हो रही हैं, ठीक है। तो दैट्स अ पैरेलल एक्टिविटी। इसको अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में समझना चाहें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, तो अगर आपने एक घर बनाना है या अगर आपने बिल्डिंग बनानी है या अगर आपने पुल बनाना है या रोड बनानी है, तो बिफोर यू स्टार्ट यू हैव टू हैव अ प्लान। ये कब किस तारीख से शुरू होगा, दरमियान में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और कब ये खत्म होगा। तो यू हैव टू हैव अ प्लान, नॉट ओनली प्लान बट कितनी रिसोर्स होगी, कहाँ से आएगी, किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो जिस वक्त प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा यानी घर बनना शुरू हो जाएगा या बिल्डिंग बननी शुरू हो जाएगी या रोड बननी शुरू हो जाएगी, तो वो जो लोग एंगेज होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उनको सुपरवाइज करेगा, मेक श्योर करेगा कि चीजें हो रही हैं कोई, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो खाली प्लान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं या तो तो आपसे कस्टमर पूछना चाहेगा कितना वक्त और कितनी कॉस्ट लगेगी। जो हमने अगर आपको असाइनमेंट में याद हो, एक काम दिया जाएगा आपको, असाइनमेंट दिया जाएगा या प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट दिया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि ये कितने दिन में होगा या कितने महीने में होगा या कितनी ड्यूरेशन में होगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। तो प्लानिंग के अलावा ये भी आपने एस्टिमेट करना होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था, नॉट इन डिटेल, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अलग से कोर्स है जो आप 7वें में सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो या तो मैं पढ़ाऊंगा या कोई और टीचर पढ़ाएगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल बिकॉज दिस इज सेपरेट कोर्स। तो इसी तरह से जो आप सॉफ्टवेयर, ये आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पूरा अलग कोर्स है। इसी तरह से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक अलग कोर्स है।
इसी तरह से टेस्टिंग का एक अलग कोर्स है जिसको वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कहते हैं, या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का एक अलग कोर्स है. तो दैट मच ऑफ डिटेल probably you will end up in 7th semester. ठीक है, तो हम इनको देखेंगे. तभी आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है. ठीक है, अच्छा. प्रोजेक्ट क्या होता है और क्या चीज़ प्रोजेक्ट नहीं होती है, थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको समझ में आ जाए. तो हम क्यों कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाना हो तो उसको प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं. अगर 3 चीज़ें हों, देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स, तो वो प्रोजेक्ट आ जाएगा. पहली चीज़ वो टेम्परेरी हो. ठीक है, टेम्परेरी 3 महीने भी हो सकता है, टेम्परेरी 3 साल भी हो सकता है. टेम्परेरी का मतलब है शुरू हुआ और ख़त्म होगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक कराची से हैदराबाद रोड बनानी है तो ये 1 साल का प्रोजेक्ट है. आज शुरू होगा, 1 साल बाद ख़त्म होगा. तो प्रोजेक्ट टेम्परेरी होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वो 5 साल भी चल सकता है, लेकिन 5 साल के बाद वो ख़त्म हो जाएगा. पहला एट्रीब्यूट ये कि वो टेम्परेरी होते हैं, स्टार्ट डेट होगी, एंड डेट होगी. इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एक ये है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोई यूनिक ऑब्जेक्टिव होगा उनका. ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है. आप जैसे हमने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फलानी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो बनाना है. तो बनाना है या बना बनाया लगाना है, तो वो प्रॉब्लम है, उनके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है या वो ऑटोमेशन नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो दैट इज अ सेकेंड एट्रीब्यूट्स. ठीक है, और थर्ड एट्रीब्यूट ये है कि वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको टीम चाहिए होगी, रिसोर्स चाहिए होगी, पैसे चाहिए होंगे. ठीक है, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के. FIP करते हैं तो वो भी यही होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है और आप उसको सॉल्व करते हैं थ्रू योर प्रोजेक्ट. और FIP में ड्यूरेशन जो होती है वो 2 सेमेस्टर होती है, एक 7वां सेमेस्टर और एक 8वां सेमेस्टर. 9 मंथ्स होते हैं आपके पास. ठीक है, आगे चलते हैं. सॉरी, क्यों आगे जा रहा है ये. ठीक है, अब ये डेफिनेशन है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एक्टिविटीज इन्वॉल्व. अब ये जो भी आप सॉफ्टवेयर देंगे या जो भी आप प्रोजेक्ट देंगे, डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग्स विद द रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये पहला टाइम वो इसका वो हो गया कि आप टाइम पे दें. अब टाइम का क्या मतलब है कि अगर आपने 6 महीने गए थे तो 6 महीने के अंदर अंदर आप दे दें. अगर आपने 8 महीने गए थे तो आप उसके अंदर दे दें. 12 मंथ्स गई थे, लेट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना चाहिए. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम जो है वो मेक श्योर करेगी आपकी एस्टिमेशन पे कि आपका प्रोजेक्ट को समझे, प्रोजेक्ट की डिटेल में जाए और एस्टिमेट करे कि भाई इतने दिन लगेंगे, इतने महीने लगेंगे, और वही टाइम बता दे. नंबर 2 पॉइंट क्या है कि सॉफ्टवेयर बनाने में टीम लगेगी, एफर्ट्स लगेंगी, और ठीक है, तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, टीम को तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, आपको ऑफिस रखना पड़ेगा, कंप्यूटर रखना पड़ेगा. तो विल हैव फाइनेंस इन्वॉल्व, पैसे खर्च होंगे. तो वो आपको सारा देखना है, कितने लोग होंगे, कितने महीने काम करेंगे, क्या तनख्वाह होगी, और कंप्यूटर है, जगह है, ट्रैवलिंग है, आना जाना है, ये सारे एक्सपेंस है. डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, कल हमने बात लास्ट उसमें बात हुई थी इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट. ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो ये है कि आप तनख्वाह दे रहे हैं उनको, कोई और चीज दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, तो डायरेक्ट देते हैं. इंश्योरेंस दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉई को देते हैं. लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनडायरेक्ट हैं, जो आप एम्प्लॉय को नहीं देते हैं, तो ये सारी चीजें कॉस्टिंग है. ठीक है, तो अभी आपने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिवाय इसके कि आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम और बजट आपको एस्टिमेट करना होता है एक प्रोजेक्ट का. तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट नहीं होता है, क्या नहीं होता है. ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई. एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको टाइम एस्टिमेट करना है और कॉस्ट एस्टिमेट करनी है. ठीक है,
वैसे तो 10 नॉलेज एरिया होते हैं जो आपका जिम्मा होता है, लेकिन हम ये 2 चीजों को भी फिलहाल देखें। ठीक है, प्रोजेक्ट का सक्सेस क्राइटेरिया भी यही है कि एग्रीड टाइम और विद इन बजट अगर आप दे दें तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। ठीक है, मगर वो जो एग्रीड फंक्शनैलिटी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, वेल फंक्शनिंग टीम। अब कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है? कस्टमर ने कुछ रिक्वायरमेंट दी होंगी जो हमने एसआरएस में नोट की थी। एसआरएस बनाई है ना हमने, एसआरएस में हमने नोट की थी ये रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट लेके हमने जो सॉफ्टवेयर आपने डिलीवर किया उससे मैच करना होगा। ठीक है, तो जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी थी वो डिलीवर होनी चाहिए। और कब होनी चाहिए? एग्रीड टाइम में और एग्रीड बजट में। आपने कहा था 6 महीने, तो 6 महीने में, और आपने कहा था कि 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए में या 50 लाख रुपए में, वट एवर इज द कॉस्ट, उसमें डिलीवर हो जानी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, जो आखिरी वाली एक चीज है जो शायद बताना जरूरी है और आपको समझना जरूरी है। मेंटेन अ कोहेरेंट एंड वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम। जब एक लार्ज प्रोजेक्ट होता है तो उसमें 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग काम करते हैं। तो जो कुछ आप सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो तो ये है ना कि कोडिंग कैसे होती है और डेटाबेस कैसे बनाई जाती है और लॉजिक कैसे होती है और एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे या सीनियर लेवल पे चले जाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू विल बी हैंडलिंग ए टीम 100 लोगों की, 150 लोगों की, 200 लोगों की, या दैट डिपेंड्स ऑन योर सीनियरिटी लेवल। अगर 2-3 साल हुए हैं तो शायद 10-15 लोगों की टीम को देख रहे होंगे, और सीनियर हो जाएंगे तो और बड़ी टीम को देख रहे होंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल यू आर। तो वेल फंक्शनिंग टीम को मेंटेन करना, लोगों से काम लेना, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको लोगों का से काम लेना भी आना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक इम्पोर्टेंट रोल है लोगों से काम लेना। तो वेल फंक्शनिंग डेवलपमेंट टीम। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि आप लोगों से काम ले रहे होंगे तो काम लेना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उप्स उप्स। ठीक है, ये डिस्टिंक्शंस हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की। डिस्टिंक्शन है, क्या डिस्टिंक्शन है कि प्रोडक्ट इज इंटेंजिबल। व्हाट इज इंटेंजिबल? आप पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए जी काशिफ साहब। सर वो अटेंडेंस लगा दो। सर अटेंडेंस लगा दें, चलिए अटेंडेंस लगा देते हैं। चलिए जरा अटेंडेंस बोलते जाइएगा। चलिए, बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं यहाँ। मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद अली खान, प्रेजेंट। मरियम अजहर, अब्दुल्ला बिन हुसैन, नेहा फातिमा, प्रेजेंट। मोहम्मद असीम। ओके, चलिए मोहम्मद काशिफ, सर प्रेजेंट। उमेश कुमार, एक विशाल कुमार। सर उनकी लाइट चली गई। लाइट चली गई है। अच्छा, लाइट चली गई। मोहम्मद माज,
सर इनके माइक का इशू है, इन्होंने प्रेजेंट लिख दिया। ठीक है। अब्दुल मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। हसन नवीद, रबीउल मुगल, Yes, sir, present. आतिम शब्बीर, प्रेजेंट सर। जवाद शेख, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तौफीक, तंजीलुर रहमान, वाज अली। Present, sir. सर अहमद रजा का मैसेज आया है, उनकी लाइट चली गई है। चलिए मैं दोबारा से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो आप चलिए। अहमद रजा की लाइट चली गई है। चलिए और बताइए, अब्दुल्ला बिन हुसैन और हसन नवीद और तंजीलुर रहमान। ठीक है। सर चलिए जी सर सर आपने जो है असाइनमेंट 5 मेरा और वहाज का कह रहे थे आप सेम है, तो मैंने एलएमएस पे डिफरेंट वर्जन करवाया हुआ है, तो जो ईमेल पे सेंड किया था ना वो पुराना वर्जन है, तो एलएमएस वाला नया वर्जन। ठीक है। तो आपने सर खोली थी वापस से सबमिशन, तो जो है मैंने उसमें चेंजेस करी थी। हाँ बस सर ने जो भेजी थी वो सेम थी या सर वो भी सेम नहीं थी? एलएमएस पे जो भेजी हुई है वो डिफरेंट वर्जन है, वो जो है सेम नहीं। सवाल कुछ और हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि सर ने जो भेजी थी वो सेम थी या नहीं थी? सर आपने जो भेजी थी वो सेम थी, मगर सेम थी। आपने बोला था कि थ्योरी जो है उसमें नहीं लिखना, आपने जूम पे बताया था, तो फिर जो है उसमें रीजनिंग भी लिख के फिर आपने एलएमएस पे सबमिशन वापस से खोली थी, तो उस पे मैंने वापस से रीसबमिट कराई थी। ठीक है, चलिए मैं उसको देख लेता हूँ। और बस एक एडवाइस है आप लोगों को कि देखिए, मतलब जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं उसको जो ग्रुप में है वो तो खैर चलो ठीक है, वो तो पूरे ग्रुप में ही भेजी है ना, 4 लोगों ने भेजी है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है एक जैसे ही होगा। अलग अलग नहीं भेजी है तो वो मैं एक ही चेक कर रहा हूँ, लेकिन जो अलग अलग नहीं, अलग अलग हैं या इंडिविजुअली हैं, वो सेम कैसे हो सकती है? तो पूरे पूरे पैराग्राफ जो है ना वो सेम है। इत्तेफाक से आपकी तो बिल्कुल ही सेम थी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं तो वो नजर आ जाती है सर को। लेकिन प्लीज डोंट डू इट, आई एम रीडिंग इट। उसमें मैं कमेंट्स डालता जा रहा हूँ अब, लेकिन टू एंड फ्रो भेजना जो है ना वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप होते तो मैं वहीं दिखा देता आपको मार्किंग करके सारी चीजें। नॉर्मली आई रीड दैट, तो ये चैलेंज है, तो ट्राई नॉट टू डू दैट। और बहरहाल मेरे लिए उसको दोबारा से फीडबैक भेजना, क्योंकि about 82 students and almost 5-6 assignments। आपका 6 है, उनके जरा कम है, 4 हैं, तो वो टू एंड फ्रो 60 स्टूडेंट्स को, उनके 60 हैं, 20 आपके हैं, तो उनके उनके ज़्यादा हैं, उनके 65 हैं। ये टू एंड फ्रो ज़रा भेजना मुश्किल है, तो आई एम वर्किंग इट आउट स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। आपने तो बना के भेज दिया, हमें 15-15 मिनट लगते हैं, क्योंकि किसी के साथ जाती है ना, उसको पढ़ना, उसमें कमेंट करना, ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल वो मैं एलएमएस से दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे अब आप ईमेल के थ्रू ना भेजें। एलएमएस मैंने एक्सटेंड कर दिए हैं, उसमें भेजें, क्योंकि वो ईमेल से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप तो भेज देते हैं, लेकिन उसमें नॉर्मली नेमिंग कन्वेंशन भी नहीं होता है, लोगों ने नाम तक भी नहीं लिखे होते हैं, तो मुझे ढूंढना पड़ता है उसको कि कौन है, फिर उसको एक सेलेक्टिव जगह पर असाइनमेंट वाइज सेव करना पड़ता है। अगर उसमें कहीं गलती हो गई तो आपका असाइनमेंट इधर उधर हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्लास 5B के 1 असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट, ये अलग डायरेक्टरी है। 7A के अलग हैं, असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4। 7B के अलग हैं। तो सर के लिए वेबसाइट से या एलएमएस से उसी वक्त उठा के मेंटेन करना जरा आसान होता है, लेकिन ईमेल में क्योंकि वो रैंडम आ रहे हैं ना, और 2-2 दफा भेजे जा रहे हैं एक ही उसको, तो ऐसा ना करिए, सर को बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उसको मैनेज करने में तो पॉसिबिलिटी कि अगर कोई इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपको चैलेंज होगा, क्योंकि पुराना वर्जन, नया वर्जन, क्योंकि वो कंट्रोल तो हो नहीं रहा है।
LMS में थोड़ा सा हो जाता। सही है सर। सर वो जो है वहाज ने वैसे आपको, मैंने LMS पे ही सबमिट कराया है असाइनमेंट 5, तो वहाज ने आपको जो है वापस से भी भेजें जो LMS पे सबमिट हुआ है मेरा और उसने जो भेजा है, तो वो ठीक डिफरेंट है, है वो। ठीक है। तो सर हमें असाइनमेंट 5 का फीडबैक नहीं मिला, तो फीडबैक शायद आपको बहुत लेट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया ना कि आपका असाइनमेंट नंबर 3-4 खत्म होगा, फिर उसके बाद दूसरी क्लास का हो रहा है, तो इट्स लाइक चेकिंग द कॉपीज। जैसे ये आपका ना मिड टर्म है, ये मिड टर्म का रिप्लेसमेंट है, तो उसमें थोड़ा सा पहले तो नंबर शेयर होंगे, तो जो लोग नंबर पे डिसएग्री करेंगे वो अपनी असाइनमेंट देखना चाहेंगे। अभी मैं चेक करता जा रहा हूँ, उस पर कॉमेंट्स लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अब हर एक को भेजना, पहली दफा इसलिए भेजा था कि वो बहुत सारे असाइनमेंट ऐसे थे जिनमें वो SRS के टेम्पलेट को फॉलो नहीं किया था या मेजर मिस्टेक्स थी, इसलिए भेज दिया गया था कि आपकी बजाय नंबर काटने के आपको एक चांस दिया गया था फीडबैक देके कि भाई इसको जरा सही कर लीजिए। अब तो वो फीडबैक वाला चांस सिवाय इसके कि आप लेक्चर्स को अच्छी तरह से अटेंड करिए और असाइनमेंट को अच्छी तरह से करिए। अगर आप क्लास खुली होती तो वो देना आसान हो जाता कि क्लास में 10 बच्चे आ गए, सबको कॉपियां दिखा दी या असाइनमेंट दिखा दी। अभी जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बहरहाल नंबर में आपको जब सेंड करूंगा तो फिर आपको जिसको चैलेंज होगा वो मुझे बता देगा कि भाई सर और कुछ लड़के कह रहे हैं कि असाइनमेंट 6 जो है उनकी डेडलाइन एक्सटेंड करते हैं। चलिए वो कर देते, लेकिन ऐसा कौन सा असाइनमेंट इसकी डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करनी पड़ी है? याद है ना ये 15-15 दिन 10 दिन, बहरहाल मैं बढ़ा देता हूँ उसको, 3-4 दिन 5 दिन जो भी आप कहते हैं मैं बढ़ा देता हूँ, लेकिन बहरहाल ये कि कर लीजिए उसको और पढ़ लीजिए और उसको कर लीजिए अच्छी तरह से। जो असाइनमेंट नंबर 5 और 6 है, ये आपका मिड टर्म का रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो फाइनल असाइनमेंट एग्जाम होंगे वो भी कुछ इसी तरह से होंगे कि आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी और उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट को सवाल कर लिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको लाइटली नहीं लीजिए, टाइम में बढ़ा देता हूँ। सर और वो HRMS है ना, उसमें रिस्क फैक्टर डिटरमाइन करने में मुश्किल हो रही है। जैसे मैं ऑनलाइन सर्च किया था तो उसमें एक इलेक्शन सिस्टम था, तो उसमें उन्होंने रीजनिंग दी हुई थी कि क्यों रिस्क फैक्टर ये वगैरह। तो HRMS का कोई समझ नहीं आ रहा रिस्क फैक्टर डेटा वगैरह का क्या होगा। चलिए तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिस्क क्या चीज होती है और उसको देखते हुए। अच्छा, रिस्क नहीं होगा, रिस्क होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, ठीक है। क्योंकि अगर आपको HRSMS नहीं कोई और चीज बनाने को दे दी जाए, कोई और चीज बनाने को दे दी जाए, कोई और चीज बनाने को दे दी जाए, तो यू विल कंसीडर द प्रोजेक्ट रिस्क, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस पर क्या रिस्क हो सकता है, तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये वाला जो लेक्चर है इसी में भी है रिस्क, ठीक है। तो मैं इन जनरल थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, मैं आगे ले जाता हूँ इसी वाले लेक्चर में, थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, रिस्क आपको बता देता हूँ कि रिस्क क्या चीज़ होती है ताकि आपको चैलेंज ना हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने कोई रिस्क ऐसे पूछे हुए। चलिए मैं यहाँ चला जाता हूँ। चलिए देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 10 नॉलेज एरिया है, इनमें से रिस्क मैनेजमेंट भी एक एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला रिस्क मैनेजमेंट। तो अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। प्रोजेक्ट के रिस्क हो सकते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट रिस्क कर रहे हैं तो टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल रिस्क ये है कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो जो टूल हैं वो हमें अच्छी तरह से नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल हम FIP कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम टूल भी सीखेंगे और प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो दैट्स अ रिस्क। हमें उस पर करना चाहिए था जो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, तो दैट्स अ रिस्क। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमारी नॉलेज अच्छी नहीं है, तो ये एक नॉलेज का रिस्क है। अगर अच्छी नॉलेज नहीं है तो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बन पाएगा, ये एक रिस्क है। एक सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ और 15 लोग मैंने लगाए हुए हैं
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए 15 से 20 लोग लगाए हुए हैं। लेकिन जिस आदमी की अच्छी नॉलेज है, जो बिजनेस एनालिस्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी भी है, तो प्रोजेक्ट तो 9 महीने का था और वो साहब रिजाइन करके जा रहे हैं दुबई। ये एक रिस्क है, ठीक है। रिस्क क्या है कि जो की प्लेयर हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के, वो छोड़ के जा रहे हैं। ये एक रिस्क है। तो व्हाट इज अ रिस्क? रिस्क एक वो चीज है जो अनवांटेड चीज है, जो आप नहीं चाहते हैं वो हो रही है, ठीक है। तो वो आदमी छोड़ के जा सकता है, छोड़ के नहीं जा रहा, एक्सीडेंट हो सकता है उसका, बीमार हो सकता है जो की प्लेयर है, या जिस लैपटॉप पे हार्डवेयर पे आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे या चीजें लिख रहे थे या डॉक्यूमेंट बने हुए थे, वो हार्ड डिस्क फेल हो गई और कोई बैकअप नहीं है। ये एक रिस्क है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के रिस्क होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नोन होती हैं, कुछ चीजें होती हैं अननोन होती हैं। रिक्वायरमेंट का रिस्क है, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, क्रीप होती जाएगी, थोड़ी सी और कर दो, थोड़ा सा और एक रिपोर्ट बना दो, थोड़ा सा और बना दो। ये सारे रिस्क हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। रिस्क है, टाइम बढ़ जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, की प्लेयर छोड़ के जा सकते हैं, या ठीक है। तो ये रिस्क हैं। कुछ नॉन टेक्निकल रिस्क भी हो सकते हैं। नॉन टेक्निकल रिस्क ये हो सकते हैं कि आपको डेडलाइन फिक्स है, अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो टाइम को आपने कवर करना है, रातें लगा के, टीम बढ़ा के, इससे ज्यादा डेट नहीं जा सकती, क्योंकि HRMS जो है ना, इस डेडलाइन को गो लाइव करना ही करना है। बैंक ने, बैंक चलता है तो बैंक को गो लाइव करना है सॉफ्टवेयर, तो इसमें डेट आगे नहीं जा सकती। अगर आपका कोई चैलेंज है, डिले आ रहा है, तो आप उसको टीम बढ़ा दीजिए, रातें लगा दीजिए, ठीक है। या बजट का कंस्ट्रेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये है तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि प्रोजेक्ट के रिस्क हो सकते हैं। तो रिस्क एक ऐसी चीज है जो अनवांटेड चीज है, जो किसी भी चीज पे हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज अ रिस्क। तो कोई समझ में आई व्हाट इज अ रिस्क? एंड थोड़ा सा हम देखते हैं, आगे इस चैप्टर में है भी ये रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा रिस्क। तो आप जो भी सोच हैं दिमाग में आए हैं, वो आपकी रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा। प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो टूल्स का रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये वो चीज़ है जो अनसर्टेनिटी या अनवांटेड चीज़ है, जिससे आपका प्रोजेक्ट खराब हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप एंटिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये जूनियर लेवल पे तो नहीं, लेकिन सीनियर लेवल पे तो हम जो 5 साल 10 साल प्रोजेक्ट कर चुका है, वो गलतियां करके सीख गया होगा कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हार्ड डिस्क फेल हो सकती है, या मैंने सारा काम लैपटॉप पे किया हुआ है और मैं लियारी से गुजर रहा हूँ, तो व्हाट इज द रिस्क? लैपटॉप छीन लिया जाएगा मेरे से गन पॉइंट पे, तो व्हाट इज द रिस्क? उसका बैकअप कैसे होगा, वो सिक्योर कैसे होगा, वो ओपन ना हो। अभी सारे रिस्क हैं, ठीक है। एक जमाना था, हम हमारा ऑफिस साइट पे था और हमें आई चुंदरीगढ़, तो हम वहीं से गुजरते थे लियारी से, तो एक बहुत बड़ा रिस्क था लैपटॉप छीनने का। तो हमारा सारा बैकअप निकलने से पहले सारी चीजें बैकअप हो गई, कितनी देर हो रही हो, आधा घंटा लग रहा है, लेकिन बहरहाल बैकअप हो। लैपटॉप छीन गया आपका, तो दैट इज अ रिस्क, हाई रिस्क, ठीक है। तो रास्ता ही वही था, वहां से गुजरना था। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी तरह से हमारे एक ऑफिस में आग लग गई थी, पूरा ऑफिस डैमेज हो गया था। तो दैट्स अ रिस्क कि जी 150 लोग हैं, उनकी में से कुछ मशीनें बची थी, सर्वर बचा था, बाकी तो ऑलमोस्ट गॉन। तो ये सारे रिस्क हैं। ऑफिस में आग लग जाए, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, आदमी छोड़ के चला जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, रिक्वायरमेंट क्रीप हो जाए, तो दीज आर ऑल रिस्क, ठीक है। तो इनको जो एक्सपीरियंस आदमी है वो एंटिसिपेट करता है और उनको अवॉइड करता है, ठीक है। आग ना लगे, एहतियात करो, चीज़ों को बंद करके जाओ। अब चीज़ आपने ऑन छोड़ी और आप चले गए तो वो गर्म होती रहेगी रात तक, तो मेक श्योर के अब ये सारी चीज़ें जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है। इसी तरह से चोरी होने के लिए आप, या छीनने के लिए, आजकल तो हालात अच्छे हैं, लेकिन आज से पहले MQM, पीपल्स पार्टी और ये जो अमन कमेटी, ये सब बहुत खतरनाक थे ना पूरे इलाके में, कहीं भी आप गुजर रहे हैं तो ये सारे रिस्क थे, ठीक है। इन सबके साथ
गुजरना भी है, सॉफ्टवेयर भी बनाना है, नौकरी भी करनी है, रात को 10 बजे घर भी आना है, तो ये सारे रिस्क है। ठीक है, तो दीज आर अनसर्टेनिटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में आपने आइडेंटिफाई करना होता है, फिर आप उसको, तो जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई एम नॉट आस्किंग, अब उसमें रिस्क, अब ये देखिए टेक्निकल हो सकते हैं और नॉन टेक्निकल हो सकते हैं, मैंने बताया था ना आपको टाइप ऑफ रिस्क। तो टेक्निकल डोमेन हो गया, टूल्स हो गए, नॉलेज हो गई। ठीक है, तो ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें, तो अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिस्क, लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके अलग रिस्क होंगे। ठीक है, ये फर्क तो पता है ना प्रोजेक्ट का और प्रोडक्ट का सारे लोगों को, या शुड आई एक्सप्लेन प्रोडक्ट क्या चीज होती है, प्रोजेक्ट क्या चीज होती है? पता है? तो ये तो पता है। पता है, बस ठीक है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के रिस्क अलग होंगे, प्रोडक्ट के रिस्क अलग होंगे, फिर बिजनेस के रिस्क के, अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं तो सॉफ्टवेयर हाउस कैसे चलेगा, कब नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, तो उसके रिस्क अलग हैं। लेकिन अगर आप आईटी डिपार्टमेंट हैं तो उसके रिस्क अलग हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कुछ रिस्क हैं जो कि एक्सपीरियंस लोगों ने, पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या चीज़ है ये। अब स्टाफ टर्नओवर क्या चीज होती है? स्टाफ टर्नओवर होता है कि आप छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस स्टाफ विल लीव द प्रोजेक्ट बिफोर इट फिनिश। तो ये बहुत इम्पैक्ट आता है। जो सीनियर लोग होते हैं उनको बहुत नॉलेज होती है, उनको पता होता है, तो अगर वो दरमियान में से छोड़ के चले जाएं, तो अच्छे लोग क्या करते हैं, 3 महीने 4 महीने पहले बता देते हैं, सर मैं कनाडा जा रहा हूँ, या मेरा इमिग्रेशन हो गई है, मैं चला जाऊंगा, मेरा रिप्लेसमेंट बना लें, या मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो पहले से बता देता है ताकि इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि वो सीनियर होता है। जी, सर ये स्टाफ टर्नओवर का जो है रिस्क जो है ये वाटरफॉल में ही नहीं आएगा फिर, क्योंकि जो है उसमें तो अगर एक बंदे ने काम कंप्लीट कर लिया है तो अगर वो छोड़ के भी चले जाता है, ये तो एजाइल में ज्यादातर मसला आएगा। अच्छा, चलिए अभी ये आपका ख्याल गलत है, इसलिए कि जब एक टीम है छोटी सी और उसमें लोगों का अपना अपना रोल है और वो एक लेके चल रहे हैं, तो सीनियर लोग जब भी जाएंगे उनका इम्पैक्ट आएगा। वो मेथोडोलॉजी से नहीं है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर हाउस नहीं खत्म हो गया, तो इम्पैक्ट तो आता है। खास तौर पे जो थिंकिंग माइंड्स होते हैं, बैठते हैं, स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, उन सब के जाने से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये तो इन जनरल बात होगी। हाँ, एक आदमी था जिसने रिक्वायरमेंट ले ली थी, एसआरएस बना दिया था, वो छोड़ के चला जाएगा तो उस प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसका रोल खाली रिक्वायरमेंट नहीं लेना होता है, जब वो यूएटी हो रही होती है तब भी वो मौजूद होता है। उसने रिक्वायरमेंट दी होती है और वो यूएटी करा रहा था, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, तो उस वक्त वो मौजूद नहीं होगा, कोई और आदमी होगा, रिक्वायरमेंट किसी और ने ली है और यूएटी कोई और करवा रहा है। ठीक है, तो तब चैलेंज हो सकता है। तो अब ये मैं मेथोडोलॉजी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक एक्सपीरियंस आदमी जो प्रोजेक्ट में था, अगर वो छोड़ के जाएगा तो इम्पैक्ट आएगा। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है, अगर आपका सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा है जहाँ पर आप लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं, अच्छी सैलरीज नहीं देते हैं, आपका बिहेवियर इंसल्टिंग है, अच्छी जगह नहीं है बिठाने की, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी वो तो कर लेंगे, लेकिन लोग छोड़ के जाएंगे। तो एवरेज टर्नओवर जो है वो लेस देन 10% है, यानी अगर 100 लोग हैं और वो उनमें से 10 लोग छोड़ के जा रहे हैं, दिस इज क्वाइट एन एवरेज। सारी जिंदगी कोई आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर 20% 30% है तो दैट इज वेरी हाई परसेंटेज। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब है आपका हालात सही नहीं है, या तो आप बदतमीजी करते हैं, या तनख्वाह नहीं देते हैं, आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो हेल्दी नहीं है। ये अब सॉफ्टवेयर हाउस है, उसको सोचने की जरूरत है।
तो ये एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैनेजमेंट चेंज, फॉर एग्जांपल जिन साहब ने रिक्वायरमेंट दी थी वो छोड़ के चले गए हैं, तो जो नए साहब आए उन्होंने कहा जी मैं नए सिरे से बताऊंगा। अब ये एक रिस्क है कि भाई